क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तब ऑनलाइन वाले लोग बताइए, दिखाई सुनाई दे रहे हैं? देखिए तो दिख रहे हैं? आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, चलिए ठीक है। तो जो है आपको आ, पिछला 2 दिन है। हल्ला काहे करते हैं? शांत रहिए ना। अरे शांत रहिए, शांति बनाइए, शांति बनाइए, शांति बनाइए। तो पिछला 2 दिन जो है, शनिवार को बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था। पूरा बात बोलने दीजिए, तब कैंकू मैमू कीजिएगा। शनिवार को बारिश हो रहा था, मूसलाधार हो रहा था। बिट्टू सर बोल दिए थे कि हम लेंगे पहला क्लास, समझे? उनके चक्कर में हम तो क्लास लेवे करते हैं, उनके चक्कर में जो है हम भी क्लास नहीं ले पाए। पहला क्लास नहीं हुआ तो फिर दूसरा क्लास लेने का कोई औचित्य ही नहीं है। फिर कल भी बिना किसी इन्फॉर्मेशन का फोन किए कुछ भी, मतलब कुछ अते पता नहीं चला। कल भी तो उन्हीं का पहला क्लास था, तो वही हो गया कि जो है पहला क्लास का कोई अते पता नहीं था, तो इसी वजह से आपको 2 क्लास जो है नहीं हो पाया। तो आज मेरा क्लास था पहला, तो इसी वजह से हम अपने से मैसेज डाले कि हल्का फुल्का बारिश सुबह से हो रहा। आप ये मत सोचे कि आज आपका क्लास नहीं होगा, क्लास होगा और सभी क्लास अपने समय अनुसार होगा। तो हम इसी वजह से मैसेज कर दिए, क्योंकि शनिवार को बारिश की वजह से क्लास बंद हुआ था, तो आपके दिमाग में चहल पहल हो रहा होगा कि आज भी बारिश हो रहा है, होगा या नहीं होगा। तो इसी वजह से हम चीज़ों को क्लियर करने के लिए जो है मैसेज कर दिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, हल्का फुल्का बारिश हो रहा है तो क्लास होगा, समझे? इसके बावजूद भी सामने से मैसेज आया, कुछ मैसेज 5-10 गो। अब हजारों बच्चा पढ़ता है तो 5-10 गो तो चाहेगा भर दिन हम मजे मारे। 5-10 मैसेज आया, सर बारिश हो रहा है बंद कर दीजिए, तो उसको जवाब नहीं दिए। अब बारिश का मौसम है, हमेशा बारिशें होते रहेगा तो हमेशा क्लास बंद होते रहे, ये तो सही नहीं ही है। शनिवार को तो सच में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, शनिवार को बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, क्लास के समय में ही हमको लगता है, समझे? तो शनिवार को थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, समझे? तो चलिए, हटाइए, अब कमेंट हटाइए। 14 जुलाई को मिलेगा, 14 जुलाई को क्वेश्चन बैंक 14 जुलाई को मिलेगा। 14 जुलाई से पहले हमको कोई मत टोकिएगा। 14 जुलाई को रविवार है, हम बोले थे रविवार को बुला करके देंगे, समझे? 14 जुलाई को आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, 14, समझ गए? 14 जुलाई को क्वेश्चन बैंक मिलेगा, कंफर्म है। और 14 जुलाई को रविवार है, उससे पहले हमको कोई मत टोकिएगा, ठीक है? आइए, तो आज हम लोग पॉलिटी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और पॉलिटी का जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यही ना है? भारतीय संविधान
की प्रस्तावना। प्रस्तावना अंग्रेजी होता है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए आपके नोट में प्रस्तावना लिखा हुआ है और यहां पर हम आपको बोले थे इन लोग को प्रस्तावना लगाने के लिए, भी पता नहीं लगाया है या नहीं लगाया है। हाँ लगाया है, प्रस्तावना लगाया है। यही है आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो बातें कही गई है एक बार रीडिंग मार देते हैं हम। आप लोग ध्यान से सुनिए। और प्रस्तावना कहिए या उद्देशिका कहिए, दोनों एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना अलग है और उद्देशिका अलग है। उद्देशिका को ही हम लोग प्रस्तावना कहते हैं और प्रस्तावना को ही हम लोग उद्देशिका कहते हैं। यही है भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। सुनिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही है भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। इसे ही हमें विस्तार पूर्वक समझना है। इस चीज को ही हमें विस्तार पूर्वक समझना है। और देखिए, जो प्रस्तावना है संविधान का एक भाग है, संविधान का एक अंग है प्रस्तावना। संविधान का एक अंग है प्रस्तावना। प्रस्तावना जो कि संविधान का एक भाग है, जो कि संविधान का एक अंग है, तो आखिरकार भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो लिया कहां से गया है। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में लिया कहां से गया है। देखिए, एक देश है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए, यानी अमेरिका भी हम लोग कह सकते हैं। अमेरिका, अरे क्या करते हैं उधर, काहे आप उधर क्या कर रहे हैं? हाँ, तो सबको कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए आप। झूठ मूठ का कहीं तार कटा फटा होगा, कुछ हो जाएगा तो फिर कहिएगा कोचिंगे गए तो हो गया। इन्हें अपना बदमाशी थोड़े दिखाइएगा आप लोग। यहाँ हम ऐसे पंखा चल रहा था तो ऐसे किए, हम तो नहीं बोल रहे कि आप ऐसे कीजिए। अजीब हाल है।
आप बैठिए ना, उधर बाहर में क्या कर रहे हैं, खड़ा कहाँ है, बैठिए कहीं पर जगह लेकर के। अगर विद्यार्थी हैं तो, काम करने वाला है तो जाइए बाहर में काम कीजिए अपना। विद्यार्थी काम करने वाला है जी, विद्यार्थी है। ओ चलिए, तो समझिएगा अब आप, एक देश है अमेरिका। अमेरिका विश्व का पहला देश बना जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका विश्व का पहला देश बना जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। और अमेरिका जब अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया तो अमेरिका का अनुसरण विश्व के अन्य देशों ने भी किया। और अमेरिका का अनुसरण जो विश्व के अन्य देशों ने किया, उसमें भारत भी अमेरिका का अनुसरण किया। और भारत भी अमेरिका का अनुसरण करते हुए, भारत भी अमेरिका का अनुसरण करते हुए अपने देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने का काम किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब यह है, तो आपसे पूछा जाता है भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वह आपको अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जो प्रस्तावना है, अगर हम लोग प्रस्तावना की बात करें तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के ऊपर कई सारे देशों का प्रभाव देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के ऊपर कई सारे देशों का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे भारतीय संविधान के प्रस्तावना के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर भारतीय संविधान के प्रस्तावना के ऊपर रूस का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर भारतीय संविधान के प्रस्तावना के ऊपर फ्रांस का प्रभाव देखने को मिलता है। फ्रांस का प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है, रूस से प्रभावित है, फ्रांस से प्रभावित है। अब सवाल ये उठता है कि ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस रूप में प्रभावित है, फ्रांस से किस रूप में प्रभावित है और रूस से किस रूप में प्रभावित है? इस चीज को हमें समझना है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से संविधान की प्रस्तावना इस रूप में प्रभावित है कि ऑस्ट्रेलिया से संविधान की प्रस्तावना इस रूप में प्रभावित है कि प्रस्तावना की जो भाषा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है, वह भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान के प्रस्तावना के जैसा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के संविधान के प्रस्तावना की भाषा का अनुसरण भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखते हुए किया गया। अर्थात भाषा के संदर्भ में भारतीय संविधान की प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। वहीं अगर आप प्रस्तावना
की बात करेंगे तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 स्वतंत्रता, 2 समता और 1 बंधुत्व स्थापित करने की बात की गई है। प्रस्तावना में 3 न्याय, 3 प्रकार का न्याय, और प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय को स्थापित करने की बात की गई है, आपके सामने प्रस्तावना है, उसमें आप देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ में, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहां पर आप गौर कीजिएगा, यहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहां पर देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और देखिए, आप विश्व इतिहास में आपको एक रूसी क्रांति के विषय में पढ़ना होता है, और जो रूसी क्रांति है, रूसी क्रांति वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ है। जो रूसी क्रांति है, रूसी क्रांति वर्ष 1917 ईस्वी में हुए हैं। और रूसी क्रांति जो कि वर्ष 1917 ईस्वी में हुए हैं, रूसी क्रांति के दौरान ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई थी। और रूसी क्रांति के दौरान जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई थी, रूसी क्रांति से ही उठाकर संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द को शामिल कर लिया गया है। और इसी कारण हम यह बात कहते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह आपको रूस से भी प्रभावित है। और रूस से प्रभावित है यह बात इसलिए कहते हैं क्योंकि रूसी क्रांति के दौरान जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करने को लेकर नारा लगाया गया था, उस नारा को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना रूस से भी प्रभावित है। इसके बाद विश्व इतिहास में ही एक चैप्टर हम लोगों को पढ़ना होता है, फ्रांस की राज्य क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन। और जो फ्रांसीसी क्रांति है जो कि 1789 ईस्वी में हुए थे, और जो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व स्थापित करने की बात की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व स्थापित करने की बात की गई थी। और आप अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में भी स्वतंत्रता स्थापित करने की बात की जा रही है, समता स्थापित करने की बात की जा रही है और बंधुत्व स्थापित करने की बात की जा रही है। और आपको बंधुत्व या बंधुत्व स्थापित करने की बात की जा रही है। तो ये जो तीनों शब्द है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तीनों शब्द पहली बार फ्रांसीसी क्रांति के दौरान चर्चा में आए थे। और फ्रांसीसी क्रांति का यह नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। और फ्रांसीसी क्रांति से ही इन तीनों शब्दों को लेकर भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल किया गया है। और यही वजह है कि हम लोग यह बात कहते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह आपको फ्रांस से भी प्रभावित है। अब देखिएगा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता स्थापित करने की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना करता है। तो स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता स्थापित करने की बात की जाती है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके बाद
दो प्रकार की समता स्थापित करने की बात की गई है, और जो दो प्रकार की समता स्थापित करने की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर, और एक बंधुत्व, एक भाईचारा। मतलब हम सभी भारतवासी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, भारत के भीतर रहने वाले सभी लोगों के बीच एक भाईचारा स्थापित करने की बात जो है आपको संविधान की प्रस्तावना करता है। तो ये सब फ्रांसीसी क्रांति से ही जो है आपको लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह 4 देश से प्रभावित है, और जो 4 देश से प्रभावित है वो 4 देश अगर देखा जाए तो एक अमेरिका है, दूसरा रूस है, तीसरा फ्रांस है और चौथा ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिका से तो इस रूप में प्रभावित है कि संविधान में एक प्रस्तावना होगा का विचार अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना में जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है वह रूस से, और प्रस्तावना में जो फ्रांस से, वह आपको फ्रांस से लिए गए हैं। सब लोग इस बात को समझे? यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए, नहीं ना है। और एक बात की चर्चा है, मुंह पर से हाथ हटाइए सब लोग। देखिए, जो भी लड़का लड़की मुंह पर हाथ रख करके ऐसे करके बैठते हैं, ये सब गलत तरीका है। थोड़ा बढ़िया से बैठिए, आपके नींद आने का कारण ये भी एक है। तो बढ़िया से एकदम विद्यार्थी जैसे बैठिए, तो जैसे विद्यार्थी बैठता है, समझे, अच्छे से बैठिए, ठीक है, तब नींद नहीं आएगा। तो एक बात तो हमने आपको बतलाया है, जब हम आपको दूसरा चैप्टर संविधान का निर्माण पढ़ा रहे थे, तो संविधान का निर्माण वाला चैप्टर जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम आपको ये बात बतलाए थे कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था। उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, और वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर बना भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये बात तो हम आपको पिछले चैप्टर में जो पढ़ाए थे उसमें ये बात हम आपको बताए थे। तो ये बात का रिवीजन हो गया एक प्रकार से कहिए तो। ये बात हम आपको पहले भी बताए हुए थे, आपके इस चैप्टर में इस बात का विवरण है, इसी वजह से जो है यहां पर भी हम इस बात की चर्चा कर दिए। अब देखिए, जब हम संविधान की विशेषता बता रहे थे तो संविधान की विशेषता बतलाते हुए हम आपको यह बात बतलाए थे कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारत की संसद को है। भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार है भारत की संसद को, भारत की संसद को। और आप इस बात को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा करके चलिए, वैसे कोई भी प्रावधान जो संविधान में है, जो संविधान का अंग है, वैसे कोई भी प्रावधान जो संविधान में है या जो संविधान का अंग है, उसमें संशोधन यानी परिवर्तन
करने का अधिकार भारत की संसद को ही है। अब भारत की संसद को संविधान के हर प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार है, तो प्रस्तावना भी संविधान का अंग है। अब जब प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में हमें संशोधन करने हैं, तो प्रस्तावना में भी संशोधन कौन करेगा? तो प्रस्तावना में भी संशोधन करेगा भारत की संसद। प्रस्तावना में भी संशोधन करेगा भारत की संसद, भारत की संसद। अब आज तक के इतिहास में अगर देखा जाए कि क्या कभी प्रस्तावना में संशोधन हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो आप यह पाएंगे कि आज तक के इतिहास में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, और प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, लेकिन प्रस्तावना में जो संशोधन है वह सिर्फ एक बार हुआ है। और प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुए हैं। तो प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ एक बार, और जो सिर्फ एक बार हुआ है वह हुआ है आपको 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो प्रस्तावना में संशोधन हुए हैं, उस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नया शब्द जोड़ा गया है। प्रस्तावना में 3 नया शब्द जोड़ा गया है, और प्रस्तावना में जो 3 नए शब्द जोड़े गए हैं वो 3 नए शब्द थे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। इस संविधान संशोधन से पहले यानी 1976 से पहले ये तीनों शब्द प्रस्तावना में नहीं हुआ करता था। ये तीनों शब्द प्रस्तावना में नहीं हुआ करता था। ये तीनों शब्द प्रस्तावना में नहीं हुआ करता था। मतलब ये है कि जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय प्रस्तावना में ये तीनों शब्द नहीं थे। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होने के साथ साथ प्रस्तावना को भी लागू किया गया था। संविधान लागू होने के साथ साथ प्रस्तावना को भी लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को जो प्रस्तावना लागू हुआ था, उस प्रस्तावना में न समाजवाद शब्द था, न पंथनिरपेक्ष शब्द था, और न अखंडता शब्द था। तो 26 जनवरी 1950 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, 26 जनवरी 1950 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो 26 जनवरी 1950 जिस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुए हैं, और भारतीय संविधान के साथ साथ भारतीय संविधान का प्रस्तावना भी लागू हुआ है, उस तिथि के समय न समाजवाद शब्द था, न पंथनिरपेक्ष शब्द था। तो 26 जनवरी 1950 के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य था। 26 जनवरी 1950 के समय प्रस्तावना के अकॉर्डिंग भारत एक संप्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। लेकिन प्रस्तावना के अनुसार
वर्तमान का जो भारत है, लेकिन प्रस्तावना के अनुसार वर्तमान का जो भारत है, वर्तमान के भारत की अगर हम बात करें तो वर्तमान का भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। देखिए यहां से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, और संभवतः बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा भी गया है तथा अन्य परीक्षा में अन्य प्रश्न पूछे गए हैं। यहां से एक प्रश्न तो यह बनता है कि 26 जनवरी 1950 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को कैसा राष्ट्र घोषित करता है। तो 26 जनवरी 1950 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। और दूसरा प्रश्न यह बनता है, वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को कैसा राष्ट्र घोषित करता है। तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। और अगली बात, ये जो 5 शब्द है, संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये जो 5 शब्द है ना, इन 5 शब्दों के क्रम को आपको याद रखना है। इन 5 शब्दों के क्रम को आपको याद रखना है, क्रम को आपको याद रखना है, क्योंकि ये 5 शब्दों के क्रम आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। कौन शब्द पहले है, कौन शब्द बाद में है, कौन शब्द पहले है और कौन शब्द बाद में है। तो सबसे पहले संप्रभुत्व संपन्न शब्द है, फिर समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्ष है, फिर लोकतंत्रात्मक है और फिर गणराज्य है। इसको याद रखने का ट्रिक है, अगर देखा जाए तो इसको याद रखने का ट्रिक है SSPLG। पहला S से संप्रभुत्व संपन्न, दूसरा S से समाजवादी, P से पंथ निरपेक्ष, L से लोकतंत्र, G से गणराज्य। इन 5 शब्दों को याद रखने का ट्रिक है। अब S में आप फंस सकते हैं, तो S में आप फंस सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बात आप जानिए, जैसे भोज होता है, भोज में जो पहले आता है वो पहले पाता है, जो बाद में आता है वो बाद में पाता है। मतलब जो पहले आता है वो पहले खाता है, जो बाद में आता है वो बाद में खाता है। होता है या नहीं होता है? होता है ना? होता है। तो एक बात बताइए, समाजवादी शब्द क्या शुरू से था प्रस्तावना में? संविधान संशोधन के तहत न जोड़ा गया है, तो बाद में न जोड़ा गया है, तो बाद में आएगा तो बाद में न होगा। तो पहला एस से समाजवाद नहीं होगा, बाद में जोड़ा गया है, दूसरा एस से समाजवाद होगा, पहला एस से संप्रभुत्व संपन्न होगा। बात समझे हो? तो ये सब चीज जो है आप याद रखिएगा। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितना समझाए हैं एक बार याद करते हैं, फटाफट याद कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? 13 दिसंबर 1900। पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? 13 दिसंबर 1900। संविधान सभा ने उसे स्वीकार कब लिया? कब स्वीकारा? 22 जनवरी 1900। 22 जनवरी 1900। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया? किस देश से? भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कौन देश से लिया गया? अमेरिका ना? हाँ सही है। प्रस्तावना की भाषा कौन देश से ली गई? प्रस्तावना की भाषा
इसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कौन देश से लिएगा? कौन देश से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय की बात कर? कितना? कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर? कितने प्रकार की स्वतंत्रता? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर है? प्रस्तावना कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कितने समता स्थापित करने को? कौन कौन? प्रतिष्ठा और कौन कौन? प्रतिष्ठा और। क्लियर है ये बात? और कितना बंधुत्व स्थापित कर? कितना? एक ना। इसके बाद आगे बताइएगा, विश्व का प्रथम देश कौन हुआ जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया? कौन हुआ? अमेरिका ना। चलिए ठीक है। इसके बाद क्या वर्तमान समय के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग है ना? और संविधान का जो अंग है उसमें संशोधन करने का अधिकार किसे है? किसे है? भारत की संसद को। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार किसे है? प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार किसे? भारत की संसद को। क्या भारत की संसद ने अभी तक कभी भी प्रस्तावना में संशोधन किया है? प्रस्तावना में संशोधन किया है? अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन? कितनी बार? एक बार ना। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1900। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? कौन संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1900 और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में कितने नए शब्द जोड़े गए? कितने नए शब्द? कौन कौन? कौन कौन 3 नए शब्द? 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ और प्रस्तावना लागू हुआ, उस अनुसार भारत कैसा राष्ट्र था? संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना लागू हुआ, उस अनुसार भारत कैसा राष्ट्र था? संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और वर्तमान में कैसा राष्ट्र? संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए ठीक है। ये जो 5 शब्द है, इन 5 शब्दों को याद रखने का ट्रिक क्या है? पहला एस से संप्रभुत्व, दूसरा एस से, पी से, एल से, जी से। क्लियर है ये बात? अब सुनिए, समझिए। देखिए, एक बात हमने आपको बतलाया है कि प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार भारत की संसद को है और भारत की संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकता है और संविधान के हर प्रावधान में भारत की संसद ही संशोधन कर सकता है। लेकिन एक है संविधान का मूल ढांचा। संविधान का मूल ढांचा अंग्रेजी में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मूल ढांचा। समझिएगा अब आप इसको। देखिए, आपको जैसे कोई बड़ा बिल्डिंग बनाना है, तो बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको
बड़ा मकान बनाने के लिए सबसे पहले आपको उस मकान का आधार तैयार करना होता है। आधार तैयार करना होता है। पिलर दे करके या कुर्सी के माध्यम से जो है हम लोग आधार तैयार करते हैं किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए। और जो आधार या बेस होता है वह बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और उसी के बिहाफ पर आप 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 10 मंजिल ऊपर खड़ा कर सकते हैं। और अगर बेस के साथ छेड़छाड़ होता है, अगर पिलर के साथ छेड़छाड़ होता है, अगर कुर्सी के साथ छेड़छाड़ होता है, मतलब अगर बिल्डिंग के बेस के साथ छेड़छाड़ होता है, मतलब आधार के साथ छेड़छाड़ होता है, तो बिल्डिंग कमजोर पड़ सकता है और बिल्डिंग भरभरा कर गिर सकता है। बिल्डिंग भरभरा कर गिर सकता है। तो वैसे ही भारतीय संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत, संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत अर्थात संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। एक बहुत ही चर्चित केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 का केस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 का केस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 का जो केस है, इस केस में ही भारत का सुप्रीम कोर्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया, संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया, संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। और सुप्रीम कोर्ट संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत देते हुए यह भी कहा कि वैसे प्रावधान जो संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत आते हैं, वैसे प्रावधान जो संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत आते हैं, उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकता है। उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकता है। जैसे प्रस्तावना में एक शब्द है पंथ निरपेक्षता। प्रस्तावना में एक शब्द है पंथ निरपेक्षता, और प्रस्तावना में जो शब्द पंथ निरपेक्षता है या पंथ निरपेक्ष शब्द है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूल ढांचा माना है। और कुछ एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, और भारत ने जो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, संसदीय शासन प्रणाली भी संविधान का मूल ढांचा है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। तो संसदीय शासन प्रणाली संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत आते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली को समाप्त नहीं किया जा सकता है। और संसदीय शासन प्रणाली में संसद का 2 सदन होता है, लोकसभा, राज्यसभा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली इसलिए भी माना जाता है क्योंकि भारत में संसद के 2 सदन है, और अंतिम तौर पर जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वह संसद के सदनों के प्रति ही जवाबदेह होता है। इसी वजह से भारत में हम लोग कह सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली है।
और जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत आते हैं। संसदीय शासन प्रणाली संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान सर्वोच्च होगा, ये सब संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत आते हैं। इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और इसमें संसद भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। संसद भी इन चीजों को नहीं हटा सकता है। संसद भी इन चीजों को नहीं हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वैसे कोई भी प्रावधान जो संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत आते हैं, उसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकता है। प्रस्तावना में जो शब्द है पंथ निरपेक्ष, इसे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूल ढांचा माना है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूल ढांचा माना है। इसी वजह से इस शब्द को अब हटाया नहीं जा सकता है। इस शब्द को अब प्रस्तावना से हटाया नहीं जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संसद को प्रस्तावना में भी संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन एक सीमित दायरा में, या वैसे प्रावधान जो मूल ढांचा के अंतर्गत नहीं आते हैं उसमें संसद संशोधन कर सकता है, और अगर मूल ढांचा के अंतर्गत आता है तो उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकता है। यह बात कुछ दिमाग में गया आए? इसके बाद अब देखिएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना की अगर हम लोग बात करें तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसके 4 मूल तत्व हैं। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसके 4 मूल तत्व हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो 4 मूल तत्व है, उसमें पहला प्रस्तावना ही हमें यह बतलाता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। प्रस्तावना हमें यह बतलाता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। अधिकार का स्रोत क्या है। फिर प्रस्तावना भारत के स्वरूप या प्रकृति को बतलाता है कि भारत का स्वरूप कैसा है या भारत की प्रकृति कैसी है। मतलब भारत कैसा राष्ट्र है, भारत कैसा राष्ट्र है, वही भारत का स्वरूप या प्रकृति है। तो प्रस्तावना हमें भारतीय राज्य संघ के या भारतीय संघ के या इंडियन यूनियन के या यूनियन ऑफ इंडिया के, भारतीय संघ के, कुल मिलाकर भारत के भारत देश के स्वरूप या प्रकृति, भारत देश के स्वरूप या प्रकृति के विषय में हमें प्रस्तावना बतलाता है। दूसरा यह है। तीसरा प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना ही हमें भारत देश के लक्ष्य या उद्देश्य को बतलाता है। भारत के लक्ष्य या भारत के उद्देश्य, भारत देश का पर्पस क्या है, लोगों के बीच किस प्रकार का समाज बनाना, लोगों को कैसी स्वतंत्रता देना, लोगों को कैसी समानता देना, यह बात प्रस्तावना ही बतलाता है। तो प्रस्तावना जो है हमें उद्देश्य बतलाता है। जैसे आप ही पटना आए हैं तो आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप आए हैं। ऐसा तो नहीं ना है कि उठ पुट के आ गए बिना किसी उद्देश्य का। जैसे हम लोग के साथ थे एक, हम लोग के सीनियर ही थे,
तो वो जो है लोकल टाउन में जो है ना बहुत बदमाशी करता था, समझ गए। और उनके पिताजी जो है किसी कॉलेज के प्रोफेसर थे, बहुत बदमाशी करता था, बहुत ज्यादा बदमाशी करता था। तो उनके पिताजी जो है उनको पटना इसलिए भेजे कि जाओ कम से कम जो है ना हमारे नजरों के सामने तो बदमाशी नहीं न करेगा, हमारे नजरों के सामने शराब नहीं न पिएगा, हमारे नजरों के सामने इश्कबाजी नहीं न करेगा, अपना पड़े में जो करना है अपना करते रहो। तो इस प्रकार के आप लोग नहीं ना है, आए नहीं ना है। और समय तो हर किसी को सुधार देता है। अब शादी ब्याह हो गया है उनका, अब तो एकदम लाइन पे आ गया है। देखिए कहा जाता, हमारे समाज में कहा जाता, हमारे समाज मतलब आपके समाज में, समाज हम ही लोगों से मिलकर तो बनता है। समाज में कहा जाता जो नहीं सुधरे शादी कर दो, अपने सुधर जाएगा। ऐसा तो हमको नहीं लगता है कि शादी होने के बाद लोग सुधर जाए, लेकिन हाँ एक चीज लगता है, जिम्मेदारी इंसान को सुधार देता है, जिम्मेदारी, समझे। तो शादी के बाद तो यही ना होता है कि एक जिम्मेदारी आ जाता है, समझे। तो ठीक है, तो ऐसा आप लोग नहीं ना है, ऐसा तो नहीं है होंगे आप लोग, हमको तो नहीं लगता ऐसा होंगे कि किसी का गार्जियन इतना परेशान है कि उसको पटना भेज दिया है। अगर उसको पटना भेज भी दिया है तो क्लासरूम में थोड़े होगा, वो तो इतना शानदार मौसम है, मुर्गा भात खा करके मजा मारेगा वो, समझे। तो आप सब लोग वैसन में ना है। इसके बाद प्रस्तावना की अगर हम लोग बात करें तो प्रस्तावना हमें यह भी जानकारी देता है कि संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कब किया है या अंगीकार कब किया है। प्रस्तावना हमें यह भी जानकारी देता है कि संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार या अंगीकार कब किया है, स्वीकार या अंगीकार कब किया है। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 मूल तत्व है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के जो 4 मूल तत्व है, एक है प्रस्तावना हमें संविधान के अधिकार स्रोत के विषय में बतलाता है। दूसरा है प्रस्तावना हमें भारत के स्वरूप या प्रकृति के विषय में बतलाता है। तीसरा है प्रस्तावना हमें भारत के उद्देश्य के विषय में बतलाता है। चौथा है प्रस्तावना हमें संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकार या स्वीकार किए जाने की तिथि के विषय में बतलाता है। ये 4 भारतीय संविधान के प्रस्तावना के मूल तत्व है। अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए पहला है संविधान के अधिकार के स्रोत। तो आप भारतीय संविधान के प्रस्तावना के पहले शब्द और अंतिम शब्द को पढ़िए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, और अंतिम होता है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम भारत के लोग का मतलब होता है, हम भारत के लोग मतलब हम सभी, मतलब भारत की आम जनता। इसका मतलब भारत की आम जनता, इसका मतलब भारत की 140 करोड़ जनता। इसका मतलब होता है भारत की 140 करोड़ जनता। अंगीकृत मतलब स्वीकार करना, अंगीकृत मतलब स्वीकार करना। अधिनियमित मतलब लागू करना, और आत्मार्पित मतलब अपने ऊपर, अपने ऊपर। अंगीकृत मतलब स्वीकार करना, अधिनियमित मतलब लागू करना,
और आत्मार्पित मतलब अपने ऊपर, अपने ऊपर। तो देखिए प्रस्तावना की जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग, और प्रस्तावना का जो अंतिम लाइन है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही लाइन तो हमें संविधान के अधिकार के स्रोत के विषय में बतलाता है। यही चीज तो हमें संविधान के अधिकार के स्रोत के विषय में बतलाता है। और यह लाइन इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत की जनता ही, भारत के लोग ही संविधान को स्वीकार किया है, लागू किया है अपने ऊपर। जब भारत की जनता ही संविधान को स्वीकार भी किया है और उसे अपने ऊपर लागू भी किया है, इसका मतलब यह है कि भारत में अधिकार का जो स्रोत है, भारत में शक्ति का जो स्रोत है, वह है आपको आम जनता, भारत की जनता, भारत की जनता। जैसे मुख्य तौर पर नदियों का स्रोत कोई ना कोई पहाड़ होगा। नदियों का स्रोत अगर आप देखेंगे तो नदियों का स्रोत कोई ना कोई पहाड़ होगा, कोई ना कोई पहाड़ होगा, कोई ना कोई हिमनद होगा, कोई ना कोई झील होगा। उसी प्रकार से भारत में जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, उसमें जो शक्ति है, शक्ति की अगर हम लोग बात करें तो शक्ति आम जनता के हाथ में है। आम जनता मोदी जी को चुनेंगे तो हम लोगों पर शासन मोदी जी करेंगे, आम जनता राहुल गांधी को चुनेंगे तो हम लोगों के ऊपर शासन राहुल गांधी करेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि शासन प्रणाली में भी, भारतीय शासन प्रणाली में भी अंतिम अधिकार आम जनता के हाथ में ही है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर हम लोग बात करें तो प्रस्तावना भी इस बात को स्पष्ट करता है कि अंतिम रूप से जो पावर है वह आम जनता के हाथ में है, अंतिम रूप से जो शक्ति है वह आपको आम जनता के हाथ में है। इसके बाद आगे है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत का स्वरूप या प्रकृति क्या है। तो देखिए भारत का स्वरूप मतलब भारत कैसा राष्ट्र है, तो प्रस्तावना को आप पढ़िए। प्रस्तावना के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जो भारत का स्वरूप या प्रकृति है, सब प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही तो भारत का स्वरूप है, यही तो भारत की प्रकृति है। मतलब भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य वाला राष्ट्र है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य वाला राष्ट्र है। यही तो भारत का स्वरूप या प्रकृति है। अब संप्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, समाजवाद का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है और गणराज्य का मतलब क्या होता है, इसको आगे हम समझाएंगे। अभी तुरंत ही थोड़ा देर के बाद जो है हम आपको समझाएंगे। लेकिन यहां पर हम यह कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इसके आगे प्रस्तावना भारत का क्या उद्देश्य घोषित करता है, तो आप थोड़ा सा नीचे जाइएगा, प्रस्तावना को ही आप पढ़िए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, गौर फरमाइएगा यहां पर, तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब भारत के समस्त नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को मतलब भारत के समस्त नागरिकों को क्या देना है, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के समस्त नागरिकों को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के समस्त नागरिकों को, मतलब आपको, हमको, हम सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने की बात करता है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता देने की बात करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता स्थापित करने की बात करता है। तो यही तो उद्देश्य है, यही तो संविधान की प्रस्तावना का जो है आपको उद्देश्य है। और भारत की जो सरकार है, भारत की सरकार इसी को लेकर के तो काम करता है, इसी को लेकर के तो काम करता है। लोगों के बीच, भारत के समस्त नागरिकों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित हो, लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता मिले, लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले, इसी को लेकर तो भारत सरकार काम करता है, यही तो उद्देश्य है। इसके बाद जब आप आगे पढ़ेंगे, लास्ट पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो इसमें है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान को संविधान सभा ने, भारत के संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया है। भारत के संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया है। इस बात की जानकारी हमें देता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यहां से दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो सीधे तौर पर यह प्रश्न, कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकार किया है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, इसकी जानकारी हमें मिलती है प्रस्तावना से। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? प्रस्तावना से। और दूसरी बात, इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जाता है, पूरा प्रस्तावना लिख देता है और ये जो है 26 नवंबर 1949 की तिथि वहां पर डैश दे देता है। पूरा प्रस्तावना क्वेश्चन में, गौर फरमाइएगा आप इस बात पे, क्वेश्चन में पूरा प्रस्तावना लिख देगा और 26 नवंबर 1949 के जगह डैश दे देगा। अब ऑप्शन में देगा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950। तो उसमें आपको भरना है 26 नवंबर 1949। ये दो प्रकार से जो है यहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है। अब देखिएगा, ये तो प्रस्तावना के 4 मूल तत्व है और प्रस्तावना को पढ़ते हुए ही हम लोग 4 मूल तत्वों को जाने। अब आप इस बात को समझिए, जो प्रस्तावना है, अगर प्रस्तावना की हम लोग बात करें, प्रस्तावना को संविधान का सार संग्रह माना जाता है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का सार संग्रह माना जाता है। मतलब पूरे संविधान में जो बात है ना, उसी को संक्षेप में प्रस्तावना में लिख दिया गया है, उसी को संक्षेप में प्रस्तावना में लिख दिया गया है। दूसरी बात, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना की अगर हम लोग बात करें तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, आत्मा माना जाता है। और देखिए,
अलग अलग विद्वान संविधान के अलग अलग प्रावधानों को संविधान की आत्मा कहा है। अलग अलग विद्वान संविधान के अलग अलग प्रावधानों को संविधान की आत्मा कहा है। जैसे एक विद्वान है ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा है। एक विद्वान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो अलग अलग विद्वान संविधान के अलग अलग प्रावधानों को संविधान की आत्मा घोषित करता है। लेकिन अगर भारत के तमाम संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के समस्त सदस्यों के विचार को संग्रहित करके एक साथ देखे और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को शामिल करते हुए अगर हम लोग देखें तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जा सकता है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जा सकता है। और अगर किसी विद्वान का नाम नहीं रहे, गौर कीजिएगा आप इस बात पर, अगर किसी विद्वान का नाम नहीं रहे और सीधे तौर पर पूछे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, किसी विद्वान का नाम क्वेश्चन में ना रहे और सीधे तौर पर पूछे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप प्रस्तावना के साथ जाइए। किसके साथ जाइए? प्रस्तावना के साथ जाइए। अब प्रस्तावना को लेकर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की राय प्रकट की है। और प्रस्तावना को लेकर जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की राय प्रकट की है, वो राय आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। किस विद्वान ने क्या कहा है? जैसे एक विद्वान है, उनका नाम है N.A. पालकीवाला। एक विद्वान है, उसका नाम है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला। और जो N.A. पालकीवाला है, N.A. पालकीवाला की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र कहा है। मतलब जैसे आप हैं, आपका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है न, हो वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड पर आपका नाम होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका एक फोटो होता है और आपके पिताजी का नाम होता है, आपका गांव कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, थाना कौन सा है, प्रखंड कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये सब चीज जो है आपको लिखा होता है। सिर्फ उस पर इतना ही होता है और उस आधार पर जो है आपको खोज लिया जाता है। आपके घर तक कोई भी पहुंच सकता है और फिर आपका पूरा कुंडली खंगाल सकता है कि आप क्या हैं, आप चोर हैं, डकैत हैं, बदमाश हैं, ईमानदार हैं, पढ़ने वाले हैं, न हैं, समझे। तो उसी प्रकार से प्रस्तावना की अगर हम लोग बात करें तो प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र होता है। मतलब संविधान के अंदर में जो भी बात है उसको संक्षेप में जो है प्रस्तावना में लिखा गया है, उसी को देखते हुए N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। फिर आपको एक विद्वान है जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, उनका नाम था पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। पंडित
ठाकुर प्रसाद भार्गव की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने प्रस्तावना को लेकर क्या कहा है? उन्होंने प्रस्तावना को पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह कहा है पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने। इसके बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला ने भी प्रस्तावना को लेकर के अपनी विचार रखने का काम किया है। मोहम्मद हिदायतुल्ला ने प्रस्तावना को लेकर जो अपनी विचार रखा, उस विचार में मोहम्मद हिदायतुल्ला ने यह कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है। देखिए, जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, भारत ब्रिटेन का गुलाम और ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, उसी प्रकार से अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। अमेरिका को जब ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली तो उस उपलक्ष्य में अमेरिका के स्वतंत्रता को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। अमेरिका के स्वतंत्रता को लेकर के एक घोषणा पत्र जारी किया गया था और अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में कुछ ऐसी बातें थी जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में था। जैसे आपको स्वतंत्रता को लेकर के बातें की गई थी, पंथ निरपेक्षता को लेकर के बातें की गई थी अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में। तो अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में जो कुछ बातें की गई थी, वो बातें भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी देखने को मिलता है और इसी वजह से मोहम्मद हिदायतुल्ला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तुलना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से किया है। फिर आपको एक विद्वान है, उनका नाम है अर्नेस्ट बार्कर। और अर्नेस्ट बार्कर की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है, संविधान का की पॉइंट कहा है। मतलब संविधान की महत्वपूर्ण बातें कही है, मतलब संविधान में जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो प्रस्तावना में है, उनके कहने का मतलब ये था। फिर आपको एक सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हुए, उन्होंने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। मतलब हमने जो एक लंबा सपना देखा है, मतलब हमने जो एक बड़े समय के लिए सपना देखा है, वही विचार संविधान की प्रस्तावना में है। फिर आपको के एम मुंशी ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है।
तो मतलब देख रहे हैं प्रस्तावना को लेकर अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार की जो है राय प्रकट कर रहा है। 5-6 विद्वान की राय हमने आपको बतलाया है, और जो हमने आपको 5-6 विद्वान की राय बतलाया है, इसमें परीक्षा में आज तक विद्वानों के राय से संबंधित, प्रस्तावना से संबंधित विद्वानों के राय से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें 2 विद्वान का राय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक के.एम. मुंशी का विचार और एक सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का विचार। एक के.एम. मुंशी का विचार और एक दूसरा सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का विचार। ये दोनों विद्वानों का विचार प्रस्तावना को लेकर जो है, ये विचार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक अगर आप देखेंगे, बिहार एसआई नहीं बल्कि अन्य परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक अगर आप देखेंगे, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, अन्य परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक अगर आप देखेंगे, तो आपको जो है ये दोनों विद्वानों के विचार प्रस्तावना के संदर्भ में आस्क्ड क्वेश्चन में, पूछे हुए प्रश्न में आपको मिल जाएंगे। थोड़ा दीजिए तही लड़की, नोट दीजिए। हाँ है, नोट में है, हाय प्रस्तावना के महत्व में जाके पढ़िएगा ना, है ठीक है। है क्या? कोई बात नहीं है, नहीं भी है तो ये दोनों का है ना, हाँ बस हो गया। यहां तक बात समझ में आया हो? ए हीरो सब आया समझ में? यहां तक कुछ चीज याद करे तब आगे बढ़ेंगे। ए गुरुजी लोग बोर्ड पे आइए। संविधान के अधिकार के स्रोत के विषय में कौन बतलाता है? प्रस्तावना। संविधान के अधिकार के स्रोत के विषय में कौन बतलाता? प्रस्तावना के अनुसार शक्ति का अंतिम स्रोत कौन है? आम जनता। आम जनता। प्रस्तावना के अनुसार शक्ति का अंतिम स्रोत कौन है? कौन है? भारत के स्वरूप या प्रकृति के विषय में कौन बतलाता है? प्रस्तावना बतलाता है। भारत का स्वरूप या प्रकृति क्या है? भारत के स्वरूप या प्रकृति के विषय में कौन बतलाता है? भारत का स्वरूप या प्रकृति क्या है? भारत के उद्देश्यों के विषय में कौन बतलाता है? भारत का उद्देश्य क्या है? न्याय स्थापित करना। भारत का उद्देश्य क्या है? भारत का उद्देश्य क्या है? भारत का उद्देश्य क्या है? क्लियर है ये बात? इसके बाद भारतीय संविधान को स्वीकार संविधान सभा ने कब किया है? भारतीय संविधान को स्वीकार संविधान सभा ने कब किया? आए? इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? कहां से मिलती है? प्रस्तावना से ना। चलिए ठीक है, याद हुआ इतना बात? अगली बात बताइएगा, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? एन ए पाल की। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? किसने कहा है? एन ए पाल की। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तुलना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से की है? मोहम्मद हिदाय। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तुलना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से किया? मोहम्मद हिदाय। किसने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है?
अर्नेस्ट बारकर। किसने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है? किसने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग कहा है? पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। पंडित ठाकुर प्रसाद। किसने प्रस्तावना को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा है? पंडित ठाकुर प्रसाद। और किसने यह कहा है कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी। किसने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी। किसने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी। और किसने यह कहा है कि यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है? किसने यह कहा है कि यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है? हाँ, के एम। क्लियर है बात? चलिए ठीक है। अब देखिएगा, प्रस्तावना में जो शब्द है, जैसे संप्रभुत्व संपन्न, जैसे समाजवाद, जैसे पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, इन शब्दों के अर्थों को हमें समझना है। इन शब्दों के अर्थों को हमें समझना है और समझ करके याद भी रखना है, क्योंकि परीक्षा में इन शब्दों के अर्थों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और देखिए, प्रस्तावना से एक तो प्रश्न पूछने का तरीका यह भी है कि निम्न में कौन से शब्द प्रस्तावना में है और कौन से शब्द प्रस्तावना में नहीं है। इस प्रकार से भी प्रस्तावना से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से शब्द प्रस्तावना में है और कौन से शब्द प्रस्तावना में नहीं। एक तो प्रश्न पूछने का यह भी तरीका है। तो इसी वजह से आप प्रस्तावना को याद रखिएगा, और प्रस्तावना अगर आपको याद रहेगा तभी ना आप बता पाइएगा कि कौन से शब्द प्रस्तावना में है और कौन से शब्द प्रस्तावना में नहीं। तो कल जब आप आइएगा ना, कल जब आप आइएगा तो आप प्रस्तावना को याद करके आइएगा, और हम आपसे खड़ा करवा करके जो है पूछेंगे पूरा प्रस्तावना। समझ गए ना? हाँ, अब आइए बोर्ड पे आइए। तो पहला शब्द जो हमें समझना है वह है संप्रभुत्व संपन्न। पहला शब्द जो हमें समझना है वह है संप्रभुत्व संपन्न। तो सबसे पहले हम लोग संप्रभुत्व संपन्न शब्द को समझते हैं। इससे पहले भी जब संविधान की विशेषता बतला रहे थे तो वहां पर भी संप्रभुत्व संपन्न शब्द को हमने परिभाषित किया था। फिर से यहां पर भी हम आपको संप्रभुत्व संपन्न शब्द को परिभाषित कर रहे हैं, उसके अर्थ को बतला रहे हैं। आप सुनिए, समझिए। देखिए, संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र या संप्रभुत्व संपन्न देश, संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र या संप्रभुत्व संपन्न देश उस देश को कहा जाता है या उस राष्ट्र को कहा जाता है जिसके आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं होता हो। वही राष्ट्र या वही देश संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहलाता है। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। भारत
एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत के नीति निर्माण में चाहे आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, कोई भी दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करता है। इसी वजह से भारत को हम लोग संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र मान सकते हैं। भारत किस देश के साथ समझौता करेगा, इसका डिसीजन भारत स्वयं लेता है। भारत किसके साथ समझौता नहीं करेगा, इसका भी डिसीजन भारत स्वयं लेता है। भारत किससे तेल खरीदेगा, भारत सऊदी अरब से तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, इसका भी निर्णय भारत स्वयं लेता है। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका कह दिया कि आपको सऊदी अरब से तेल नहीं खरीदना है तो भारत नहीं खरीदता है, ऐसी कोई बात नहीं। भारत खरीदता है। यही तो संप्रभुता है, यही तो संप्रभुता है। कभी कभी जब भारत रूस के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाता है, जब भारत रूस के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाता है तो अमेरिका उलुल जुलुल बात करेगा, तो भारत उन चीजों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है, क्योंकि भारत इस बात को जानता है अभी विश्व का सबसे बड़ा मार्केट अगर देखा जाए भारत है। मानव की वजह से, मानव की उपस्थिति की वजह से, जनसंख्या अधिक होने की वजह से, जनसंख्या अधिक होने की वजह से भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और भारत में चीन जैसा टेक्नोलॉजी तो है नहीं। तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट होने के कारण अगर भारत अमेरिका के द्वारा घोषित किसी बात का उल्लंघन भी करता है तो अमेरिका चीजों को इग्नोर कर देता है, क्योंकि अमेरिका को भारत में व्यापार करना है, अन्य देशों को भारत में व्यापार करना है। और अभी भी व्यापार तो हो ही रहा है, समझौता भारत अमेरिका के साथ, भारत ब्रिटेन के साथ, भारत रसिया के साथ, अभी भी भारत तो विश्व के अन्य देशों से व्यापार कर ही रहा है। जैसे भारत तेल खरीद रहा है तथा अन्य चीजें भी भारत विश्व के अलग अलग देशों से खरीद रहा है, व्यापार तो हो ही रहा है। तो अब और ऐसा नहीं है कि भारत अगर किसी संगठन का सदस्य है तो उससे भारत की संप्रभुता प्रभावित होती है, नहीं। जैसे भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, भारत ब्रिक्स का सदस्य है, भारत G20 का सदस्य है, भारत G20 का सदस्य है, तो इससे संप्रभुता प्रभावित नहीं होता है, इससे भारत की संप्रभुता प्रभावित नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है और भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र इसलिए कहलाता है क्योंकि भारत के आंतरिक मामला हो या भारत का बाह्य मामला हो, किसी भी मामला में विश्व के किसी भी देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। 1947 से भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना है, उससे पहले भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं हुआ करता था। भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत वर्ष 1947 से संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना है। भारत वर्ष
1947 से संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बने हैं। उससे पहले भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं हुआ करता था। 1947 से पहले भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कैसे नहीं था, क्यों नहीं था? तो 1947 से पहले भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं था। यह बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 1947 से पहले भारत के आंतरिक मामले हो या बाह्य मामले हो, दोनों मामलों में ब्रिटेन का हस्तक्षेप होता था। भारत के आंतरिक मामले हो या भारत के बाह्य मामले हो, दोनों मामलों में 1947 से पहले ब्रिटेन का हस्तक्षेप होता था। 1947 से पहले ब्रिटेन यह निर्धारित करता था कि भारत किस देश के साथ कैसा व्यवहार रखेगा। 1947 से पहले भारत के आंतरिक मामलों को लेकर भी निर्णय ब्रिटेन की सरकार ही लिया करती थी। तो यही वजह है 1947 से पहले भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं था। भारत 1947 के बाद संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र तब बना जब ब्रिटेन भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपकर अपना बोरा बिस्तर लेकर वापस लौट गया इंग्लैंड। समझे? तो संप्रभुत्व संपन्न शब्द को पढ़िए तो पढ़िए लड़किए, पढ़िए। हम भारत के लोग और संप्रभुत्व संपन्न शब्द, इन दोनों को पढ़िए। हम भारत के लोग और संप्रभुत्व संपन्न शब्द, इन दोनों को पढ़िए आप। हम भारत के लोग और संप्रभुत्व संपन्न शब्द दोनों को पढ़िए। पढ़ लिए हो? पढ़ लिए? चलिए, इसके बाद आगे देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, बैठे रहिए, अकबकाइए मत ज्यादा। एक टेस्ट शुरू हुआ है, हम तो आप लोग के बैच में पता नहीं बोले हैं या नहीं बोले हैं। बोले थे? नहीं बोले हैं। एक टेस्ट शुरू हुआ है, आप लोग को पता है? सुबह में 7 से 8:30। टेस्ट में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे आधुनिक खत्म हो गया,
और जैसे अगर 2-3 सब्जेक्ट मान के चलिए ना, मान के चलिए कि जो है आपका सिलेबस जो है 50% अगर हो जाता है तब तो एकदम आपको शामिल होना चाहिए। और अगर आपके पास समय है तो आप अभी से शामिल हो सकते हैं। देखिए अगर सिलेबस, टेस्ट जानते हैं टेस्ट किसके लिए होता है? जिसका सिलेबस 50% कंप्लीट है उसके लिए टेस्ट होता है। अगर आपका सिलेबस 50% कंप्लीट है तो आप निश्चित तौर पर टेस्ट में शामिल होइए। एक तो ये है, और दूसरी बात, अगर आप कभी भी पढ़े हैं पूरा सिलेबस फिर से पढ़ रहे हैं तब तो आपको शामिल होना ही चाहिए। और तीसरी बात, अगर आपके पास, अगर आप अपने समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, सुबह में इधर उधर करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, इधर उधर करते हैं, तो उस प्रकार के जो लोग हैं उनका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है तब पर भी आप टेस्ट दीजिए। अरे उसी के बहाने जो है एक दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन तो आप जानिएगा, 100 क्वेश्चन जानिएगा, 100 क्वेश्चन का आंसर आप जानिएगा, तो कोई कम बड़ी बात थोड़े है। एक दिन में 100 क्वेश्चन, एक महीना में 2000 क्वेश्चन, और एक साल में जो है आपको 24-25 हजार क्वेश्चन आप जान जाइएगा, समझे? तो आपको जो है देना चाहिए, हमारा काम है आपको बतलाना, आपका काम है मानना या नहीं मानना। और ये टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, और उसमें जो है शनिवार को करेंट का है, शनिवार को करेंट का स्पेशल 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और उसका डिस्कशन जो है आपको होगा, समझे? तो ये चीज है, तो देना चाहिए आपको मेरे ख्याल से। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं आप जानिए। दीजिए तो होमवर्क पूछते हैं, इससे आगे पढ़ाएंगे, अगले क्लास में होमवर्क पूछेंगे। अभी दीजिए चैप्टर 1, 2 और 3। हाँ हे ब्लैक टी शर्ट आओ तो इधर आओ, हे लड़का इधर आओ, हाँ आओ, तुम्ही को बुला रहे हैं। है टोपी पीछे जो मुड़ा करके हैं, इधर आइए आप, इधर आइए। पढ़े हैं ना? पहला क्लास है, क्लास नहीं आ रहे थे, एडमिशन लेकर के क्लास नहीं आ रहे थे, हैं? गांव चले गए थे, काहे नहीं क्लास आ रहे थे? हैं? क्या काम था? हैं? मौसी का ब्याह था कि मौसा का साल गिरा? हमसे पूछ के गया था तुम? काहे गया घर? काहे बिना पूछे घर गया है? हमसे पूछा था? छुट्टी लेके जाना है, भागो। चलिए बताइए, किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है? ऑप्शन ना है। दूसरा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में भाग 14 के क को जोड़ा गया है? 42वां। भागिए। है लड़का, ए चश्मा वाला इधर हो तो तुम, उधर चश्मा वाला आओ इधर। अरे उधर जो मचोला पे बैठल है, हाँ हाँ, ए लड़की, खड़ी हुई। खड़ी हो ना जी। संविधान की सर्वोच्चता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिए गए? संविधान सर्वोच्च होता है, यह प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिए गए?
हाथ इधर करो, अरे हाथ उठाओ जी। है, शांत रहिए, आदमी जैसे कीजिए न जी। आदमी है ना है कि बनमानुस है? बताओ, शक्ति विभाजन का सिद्धांत कहां से लिया गया है? कनाडा? कंफर्म है? राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन पद्धति का प्रावधान। जाइए, भागिए, ठीक है, जाइए। है, तो अभी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बात करेंगे, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। दो क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो कुछ बात करना। अजीब हाल है। हाँ, बात करना है, फ्री टाइम में ना आइएगा कि अभी हम आपसे बात करेंगे। हे लड़की, हे हे, किसको खड़ा किए हैं इससे पहले यादें ना आ रहा, हमको तो लगता है हम सब से पूछे हैं। हे, आप ही खड़ा होइए, आपसे लगता कभी नहीं पूछे, नहीं पूछे हैं? हाँ, सही पकड़ाया आप। बताइए आप, संविधान सभा में दो गो उपाध्यक्ष था, दोनों का नाम? राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और कोई नाम है मन में? महात्मा गांधी। लड़की के जस्ट पीछे जो बैठा हुआ है, आ जाइए, तो आ जाइए, उस बेंच का सब एक एक करके उठ के आइए, एक आइए एक जाइए। राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर बोला है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? डेट और ईस्वी? 22 अगस्त 1946। 22 अगस्त 1946। 29 कहीं पे मार देंगे हम, ये बात जान लो, कपार कान फूट जाएगा, इलाज हम करवा देंगे, लेकिन इस बार छिपा तो कहीं पे लग जाएगा। बताइए, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सब जानते हैं, लड़की के जस्ट पीछे बैठने के लिए 2-2:30 बजे आ जाता है, 1 बजे। हाँ, तो इसी वजह से तो इस सबको कूट रहे हैं हम। लीजिए, प्रारूप समिति के 7 सदस्यों का नाम बोलिए। पूछा जाता है क्वेश्चन, हम तो बताए भी हैं, तब बताइएगा ना। कौन लड़की बताएगी प्रारूप समिति के 7 सदस्य का नाम? चलिए, आप बताइए, बताइए 7 का नाम। हाँ हाँ, एन माधव, हाँ ठीक है। ठीक है।
मुंशी, हाँ ठीक है। हाँ चलिए बैठ जाइए। बताइए, आपसे बढ़िया तो यही ना है। शर्म होता है? हंस रहे हैं। कितना गोरा मुंह है, कितना सुंदर दिख रहे हैं। बताइए, एकदम शर्ट भी बढ़िया है? सिर्फ बस। कहाँ घर है? घर कहाँ? मधुबनी। मधुबनी। बताइए, मधुबनी से यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। सिर्फ मुस्कुराते ही हैं आप। पढ़ेगा कौन आपके बदले? हम पढ़ेंगे। आपसे बढ़िया ये लड़की है ना? बताइए। ले जा। खूब तेल मसाला खाते हैं ना? चलिए जाइए, आ जाइए। भारतीय संविधान का प्रमुख सुलेखक कौन था? हे हे खड़ा होइए। भारतीय संविधान का सुलेखक कौन था? कहाँ घर है जी आपका? मुजफ्फरपुर, और बगले में है ना? पढ़ती उड़ती ना है? हट। इधर 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 इधर। आइए। पढ़ती उड़ती ना है जी? क्या घंटा मोबाइल चलाती है? बोलो माँ कसम, कितना घंटा मोबाइल चलाती है? माँ कसम है तुमको, सही सही बोलो, कितना घंटा मोबाइल चलाती है? 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा? 5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा? कितना? 5 घंटा से कम ही लड़की मोबाइल नहीं चलाती होगी। इसका आंख बतला रहा है, समझे? ज्यादा मोबाइल मत चलाया करो, आंख खराब हो जाएगा। दो हाथ, दोनों। चलिए, पढ़ा लिखा कीजिए, समझे? जो पढ़ा दिए हैं वो एकदम से याद रहना चाहिए। इससे आगे मिलेंगे कल, ठीक है? और कल का होमवर्क है आपका क्या? प्रस्तावना याद करके आना है, पॉलिटी तीनों चैप्टर याद कर लेना है। और बायोलॉजी में अगला चैप्टर खत्म होने गया है। ऑब्जेक्टिव अपलोड हुआ? कितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में? 165। तो कितना, 50 क्वेश्चन दे या आधा दे दे? पूरा नहीं, सुनिए 1 मिनट, आधा देते हैं। 65 का आधा कितना होता है? 82। 82.5। 82 क्वेश्चन जो है याद करके आइएगा, कल पूछेंगे। 82 क्वेश्चन आप बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6, बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 का 82 क्वेश्चन याद करके आइएगा, और प्रस्तावना याद करके आना है। ये 2 चीज जो है आपका होमवर्क है। इससे आगे हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों।